तो हम कैसे इन नेक्स्ट 45 डेज को यूटिलाइज करें टू प्रिपेयर फॉर अ न्यू पेपर। सर हमारा पेपर क्लियर नहीं हो पाया, तो अब हम किस तरीके से नेक्स्ट 45 डेज में हम हमारे जिस पेपर को री अटेम्प्ट करना चाहते हैं उनके लिए प्रिपेयर करें। कोई भी स्टूडेंट अगर प्रिपेयर कर रहा है, भले नए पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, भले आप री अटेम्प्ट कर रहे हो, 5 चीजें आपके लिए देखो सक्सेस फैक्टर बनेगी, की सक्सेस फैक्टर बनेगी। बिना कंसिस्टेंसी के आप कोई भी पेपर ठीक है क्लियर नहीं कर पाओ। तो वेलकम स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्यूचर एसीसी एफिलिएट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आप लोगों का गाइड, मेंटर एंड दोस्त निमेश जैन फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। बच्चों, जैसे आप लोगों को पता ही है, एसीसीए ने रिसेंटली प्रोफेशनल लेवल और स्किल लेवल के रिजल्ट्स अनाउंस करे हैं। काफी सारे बच्चों का हमारे पास में मैसेज आया कि सर हम पास हो गए, अब हम नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हम कैसे इन नेक्स्ट 45 डेज को यूटिलाइज करें टू प्रिपेयर फॉर अ न्यू पेपर। एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चों का मैसेज ऐसे भी आया है कि सर हमारा पेपर क्लियर नहीं हो पाया, तो अब हम किस तरीके से नेक्स्ट 45 डेज में हम हमारे जिस पेपर को री अटेम्प्ट करना चाहते हैं उनके लिए प्रिपेयर करें। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ में एक स्टडी प्लान डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप नेक्स्ट 45 डेज को यूटिलाइज करके सक्सेस पा सकते हो। तो बच्चों, सबसे पहले एक थॉट से स्टार्ट करते हैं। है जिंदगी हंसी, इससे प्यार करो। है जिंदगी हंसी, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। है जिंदगी हंसी, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो वक्त भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो वक्त भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा और वक्त से एतबार करो। तो बच्चों, इसी थॉट के साथ में स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बच्चों, कोई भी स्टूडेंट अगर प्रिपेयर कर रहा है, भले नए पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, भले आप री अटेम्प्ट कर रहे हो, 5 चीजें आपके लिए देखो सक्सेस फैक्टर बनेगी, की सक्सेस फैक्टर बनेगी। सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी है। देखो बच्चों, बिना कंसिस्टेंसी के आप कोई भी पेपर ठीक है क्लियर नहीं कर पाओगे। आपको रेगुलर स्टडीज करनी पड़ेगी, रेगुलर टाइम बनाना पड़ेगा, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी इज द की फर्स्ट। सेकेंड हम कहते हैं एक्टिव लर्निंग। बच्चों, काफी बच्चे पूछते हैं सर मेरे से, सर लर्निंग और एक्टिव लर्निंग में क्या डिफरेंस। मैं बच्चों को काफी बार कहता भी हूं, जब बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे प्रिपेयर करते हो, कहता हूं एक्टिव लर्निंग को इंकॉर्पोरेट करो अपनी स्टडी के अंदर। तो बच्चे पूछते हैं सर लर्निंग और एक्टिव लर्निंग में क्या फर्क हुआ। बच्चों देखो, जैसे आपने कोई वीडियो देखी या आपने कोई बुक में से कोई भी टॉपिक रीड करा, तो वीडियो देखना और टॉपिक रीड करना ये लर्निंग है। बट वो लर्निंग क्या आपके साथ में बहुत लंबे टाइम तक स्टे करेगी? मे बी यस, मे बी नॉट, डिपेंडिंग ऑन आपकी मेमोराइजेशन टेक्निक कितनी अच्छी। बट अगर आप उसी टाइम पे जब आप वीडियो देख रहे हो, तो क्या आपने अपने समरी नोट्स खुद बनाए हैं, खुद की लैंग्वेज में, खुद की कॉपी में, या बुक से कुछ चीज पढ़ रहे हो तो क्या आपने स्टिकी नोट्स का यूज करा है, या हाइलाइटर का यूज करके पॉइंट्स को हाईलाइट करा है, या जो की पॉइंट्स है क्या उनको आपने अलग से कहीं पे स्टिकी नोट पे लिख के चिपका दिया है। ये जो टेक्निक्स आप इनकॉर्पोरेट करते हो, ये लर्निंग को एक्टिव लर्निंग बनाती है, क्योंकि आपने जो वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करे हैं उस टाइम पे, लर्न करते टाइम पे, वो आपको हेल्प करते हैं जब आप चीजों को टू रिटेन थिंग्स, ठीक है ना। वो चीजें आपको हेल्प करेगी कि आपको ना आपने हाथ से लिख दिया उस चीज को सुन के, तो ऑटोमेटिकली एक टाइप का रिवीजन हो गया उस चीज का। वो आप लंबे टाइम तक अपने साथ में, अपने दिमाग में यूं कह लो कि रिवाइज अगर नहीं भी करा तो भी आपके पास में रह जाएगी वो चीजें, ठीक है। आपके दिमाग में वो चीज मेमोराइज कर पाओगे। उसके साथ साथ रेगुलर प्रैक्टिस, स्पेशली फॉर प्रैक्टिकल पेपर्स, क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। फिर ब्रेक्स भी देखो इंपॉर्टेंट होता है, बट शॉर्ट ब्रेक्स। बच्चे क्या करते हैं ना, 2 दिन 3 दिन पूरे टाइम पढ़ते रहते हैं, फिर वो हो जाते हैं बर्नआउट, ठीक है। फिर कहते हैं सर हमें प्रेशर फील हो रहा है, हम स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं। ये चीजों से बचने के लिए आपको शॉर्ट ब्रेक्स इंकॉर्पोरेट करने चाहिए अपने शेड्यूल के अंदर। इसके बारे में बातचीत करेंगे। और फिर रेगुलर रिवीजन, इसका तो देखो कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं। इतना, जब कोई भी सब्जेक्ट हो, कोर्स एक अच्छा खासा लेंथ का होता है, तो साथ में आपको प्रॉपर रिवीजन जरूरी होता है, वरना चीजों को भूल जाते हैं। अब ना प्रॉपर नेक्स्ट 45 डेज का एक आप लोगों को मैं प्लान दे रहा हूं कि किस तरीके से स्टार्ट करनी है सर पढ़ाई। 45 डेज को ब्रेक डाउन करते हुए इनटू 4-5 फेजेस। सबसे पहले उन बच्चों के लिए जो नया पेपर प्लान कर रहे हैं, ठीक है, आपका न्यू पेपर आप प्लान कर रहे हो, तो कोई भी न्यू पेपर अगर आप प्लान कर रहे हो तो उनके लिए मैं सबसे पहले बात करूंगा, ठीक है। जो बच्चे री अटेम्प्ट कर रहे हैं, टेंशन मत लो, आप लोगों के लिए बात होगी। आपके लिए स्पेसिफिकली डिफरेंट प्लान है मेरे पास में, जो मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ में। सबसे पहले देखो, जो भी बच्चा नया पेपर प्लान कर रहा है, सबसे पहले स्टार्टिंग के 1 से 3 दिन मैं आपको बोलूंगा प्लीज आप सही से प्लानिंग को दो, ठीक है। समझो कि क्या उस सब्जेक्ट का एग्जाम स्ट्रक्चर है, देखो क्या मेरे पास में प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स वगैरह है या नहीं है, ठीक है। आप टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करो कि मैं किस तरीके से इनको पढ़ूंगा, और प्रॉपर स्टडी टाइम को अलोकेट करो, मतलब प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, ठीक है। आप देखो कि क्या मैं किस टाइम तक मुझे कौन से टॉपिक कंप्लीट करने, ये सारी चीजें स्टार्टिंग में हो जानी चाहिए। क्योंकि ये चीजें अगर स्टार्टिंग में नहीं हुई ना, तो बाद में सोचोगे, तुमने पढ़ना स्टार्ट करा, अब तुमने सोचा कि चलो मेरे पास में ना सर अभी एक किताब है जिससे मेरा थोड़ा बहुत काम तो हो जाएगा, थोड़े नोट्स है उससे आधा काम तो हो जाएगा, लेकिन आधा काम कैसे, फिर आप में 5-10 दिन के बाद में फिर नेक्स्ट के लिए टाइम वेस्ट करोगे, वापस से बाकी नोट्स को अरेंज करोगे। तो पहले करो, पहले 1-2 दिन आज से इनमें लगाओगे, चलेगा,
ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगाना, ऐसा नहीं कि हफ्ते भर तक अपन यही काम करें, तो 1 से 3 दिन, 3 दिन इज द मैक्स, मोस्टली तो 1 दिन 2 दिन में ये काम हो जाए तो बेस्ट है। नेक्स्ट, अब आया मेन फेज। यहां पर आपको सबसे पहले काम करना है अपने सिलेबस कवरेज के ऊपर। नेक्स्ट जो 1-2 दिन तो आपके चले गए प्रिपरेशन में, फिर उसके बाद में नेक्स्ट 25 to 30 डेज, डिपेंडिंग ऑन आपको कितना टाइम लगता है, कितना सब्जेक्ट का कंटेंट है, कोशिश करो 25 डेज, इफ नॉट पॉसिबल 30 डेज मैक्स में आप अपना टाइम, अपना कोर्स कंप्लीट करने के ऊपर काम करो। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि भाई टॉपिक बाय टॉपिक आप स्टडी कर रहे हो, सारे टॉपिक्स को कुछ भी नहीं छोड़ना है। एक्टिव लर्निंग जिसकी मैंने बात करी उसको इंकॉर्पोरेट करना है अभी से, नोट्स बनाने स्टार्ट करो, समरी नोट्स बनाओ, की पॉइंटर्स को नोट करो, हाइलाइटर्स को यूज करो, ठीक है, बुक्स वगैरह है तो उनके अंदर स्टिकी नोट्स वगैरह को यूज करो, वो सारी चीजें। ठीक है, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो क्वेश्चन को, साथ साथ में टॉपिक पढ़ना ही नहीं है, साथ साथ में प्रैक्टिस भी करनी है। और इसी टाइम पे आइडेंटिफाई करो वो वीक एरियाज जो तुम्हें एक बार में रिवाइज नहीं हो रहे या समझ में नहीं आ रहे। ठीक है साहब, अब आया फेज 2। ऑलमोस्ट इस टाइम तक आते आते आपके 30-32 डेज तो हो चुके हैं, 45 में से खत्म। ठीक है, जिन्होंने 25 डेज में कंप्लीट करा उनके पास में थोड़ा सा इस फेज के लिए एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, जिन्होंने 30 डेज लिए हैं कोर्स कंप्लीशन में उनको थोड़े से कम डेज मिलेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास में 7 से 8 दिन है, अब इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। आपको जो भी आपका रिविजन गेट है, क्वेश्चन बैंक है आपका, वो पूरा सॉल्व करना है। आपको देखना है अपने आंसर्स वगैरह एनालाइज करने। अच्छा, कुछ क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो चुके होंगे, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं सेक्शन ए और बी पहले कर लेते हैं, पढ़ते पढ़ते सेक्शन सी बच जाता है, तो सेक्शन सी के लिए आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, मैं तो बच्चों को बोलता हूं कि सेक्शन सी को एंड तक नहीं बचाना चाहिए, साथ साथ में थोड़ा बहुत करते रहो, वरना एंड में सेक्शन सी बच्चे छोड़ देते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों की। ठीक है, एनालाइज करो अपने आंसर्स को। अब बच्चा ना क्या करता है, यहां पे गलती करता है, क्वेश्चन का आंसर लिखेगा, देखेगा पीछे जाकर के कि अच्छा क्या आंसर सही है क्या गलत है, और अगर अपना आंसर गलत है तो सही नोट करके और आगे बढ़ जाएगा। नहीं, वो एनालिसिस थोड़ी ना हो बच्चा, एनालिसिस प्रॉपर करो कि मैंने क्या लिखा है और एग्जामिनर मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो एनालिसिस होता है। और मार्क करो कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर मेरे से नहीं हो पाया, वो मैं अब बचे हुए नेक्स्ट 7 डेज में, इसके बाद में जो मेरे पास में और 7 डेज बचेंगे उनमें मैं उनको री अटेम्प्ट करूंगा। तो यहाँ पे मुझे नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर जो भी आपके वीक एरियाज थे उनको आपको रिव्यू करना है, और इस टाइम पे कम से कम 1 मैक्स और हो सके तो 2 पास्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करना है। कुछ पास्ट पेपर्स आपको पीडब्ल्यू के ऐप पे भी मिल जाएंगे, 2 वहां पर भी अवेलेबल है। ठीक है, तो टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हो आप, यहाँ पे मॉक्स दे सकते हो, पास्ट पेपर्स दे सकते हो, जो आपकी इच्छा। ठीक है, टेस्ट पेपर लेकिन एटलीस्ट 1 या 2 देने। बच्चे क्या करते हैं ना, लास्ट के 4-5 दिन में मॉक देना स्टार्ट करते। अरे मुझे एक बात बताओ, लास्ट के 5 दिन में तुमने मॉक दिया लेट से, और उसमें तुम्हारे सिर्फ 60 का स्कोर बैठा या 50 का स्कोर बैठा, डीमोटिवेट हो जाओगे। और उन 5 दिनों में आप करोगे क्या, 5 दिन ही बच रहे हैं। कितने बच्चे तो एग्जाम से 2 दिन पहले मॉक करते हो, बोलते सर मॉक का स्कोर हमारा 64 आ रहा है, सर इतने में क्या मैं पास हो जाऊंगा। अब बच्चा 2 दिन बचे, इसमें क्या ही कर लेंगे अपन। अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट पे तुम्हारे पास में 30 डेज के आसपास हुए हैं, तो 15 दिन बाकी हैं, थोड़े एक आध दिन ऊपर नीचे भी हुए तो भी 10 दिन बाकी है। अगर अभी तुमने एक पास पेपर दे दिया और तुम्हें पता पड़ रहा है, या पूरा मॉक दे दिया और तुम्हें पता पड़ रहा है कि मेरा स्कोर 60 की लाइन में ही आ रहा है, इट मींस मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है। अभी 10 दिन है मेरे पास में बच्चे में ना, मैं तब कर पाऊंगा। लास्ट के 3 दिन में 4 दिन में पता पड़ भी गया कि 60 का स्कोर बैठ रहा है, क्या कर लोगे उस टाइम पे। तो प्लीज इस टाइम पे प्रैक्टिस पेपर जरूर अटेम्प्ट करना। ठीक है, अब आई हमारी फाइनल फेज, लास्ट 7 डेज जो हमारे पास में बचेंगे, अब उनमें क्या करना है। ऑब्वियसली बात है, रिवीजन, बिना इसके कुछ नहीं होगा। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, इसके तो कुछ भी, इसके बिना तो कुछ नहीं होगा। एवरी डे टॉपिक रिवाइज करने हैं, मल्टीपल टाइम करने हैं, रैंडम रिवीजन करना है। जैसे जो सब्जेक्ट जिनमें आपको ज्यादा डाउट है वहां पे रैंडम रिवीजन बहुत काम आता है आपके लिए। ठीक है, आपको अपने जो वीक एरियाज थे, ठीक है, जो आंसर्स आपको नहीं आ पा रहे थे एक बार में, उनको फिर से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जो मॉक थे, अब यहां पर मैं बच्चों को कहता हूं, देखो स्टार्टिंग में जो आपने पास पेपर दिया है वो तो ठीक है, आप टाइम करो तो अच्छी बात है, नहीं करो चलेगा, बट यहाँ पे एटलीस्ट 2 पेपर फुल 3 आवर्स के लिए अपने आप को बिठा करके कमरे में लॉक करके टाइम के साथ में देना पड़ेगा। अब इसके पीछे लॉजिक समझो। मैं तो कहता हूँ 4 मॉक अगर तुम दे रहे हो तो चारों के चारों टाइम होने चाहिए। पहले 7 पहले दे दिए 7 दिन में, और बाद के बचे हुए लास्ट 7 डेज में और दे रहे हो, तो वो चारों टाइम होने चाहिए। इसकी लॉजिक समझना, बहुत ही लॉजिकल चीज़ है। तुम रोज अपने ब्रेन को जब तुम पढ़ने बैठ रहे हो, क्या तुमने उसको प्रेशर दिया कि देख तेरे को 30 मिनट्स में क्वेश्चन करना है? नहीं, तुमने कहा ठीक है ये क्वेश्चन है, पढ़ और सॉल्व कर। अब किसी क्वेश्चन में तुम्हें 15 मिनट लगे, किसी में तुम्हें 45 मिनट्स लगे, तुमने कोई प्रेशर नहीं लिया। अब अचानक से एक दिन एग्जाम आएगा और तुम अपने ब्रेन को बोलोगे ले बैठ 3 घंटे तक सोचता रहे, वो भी टाइम के प्रेशर के साथ में। ब्रेन बोलेगा तूने मुझे ट्रेन करा क्या इस चीज के लिए? एक सिंपल सी बात है यार, इंसान अपन कहते हैं ना कि वी आर द क्रिएचर ऑफ आवर हैबिट्स। तो आपने अपने दिमाग को हैबिट तो दी नहीं टाइम का प्रेशर हैंडल करने की, और एग्जाम के दिन एकदम से बोल रहे हो कि ले देखो 3 घंटे बैठ और 3 घंटे तक दिमाग भी चला, सोच, रिकॉल कर और टाइम के प्रेशर में सॉल्व भी कर।
दिमाग ऑब्वियसली बात है उस टाइम पे ओवरलोड करेगा। बच्चे कहते हैं सर हम ब्लैंक हो गए, ब्लैंक आउट कर गए। वो ब्लैंक आउट इसीलिए हुआ बच्चा क्योंकि आपने इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करी थी। मैं ये हमेशा कहता हूं लास्ट के 15 डेज में 4 मॉक अगर आप दे रहे हो, चारों के चारों मॉक टाइम्ड होने चाहिए और जितना हो सके तो जल्दी दो, ताकि ब्रेन को हैबिट लगे कि हाँ कुछ टाइम बाद मुझे ये 3 आवर्स की सिटिंग विद एक्टिव ब्रेन, जिसमें ब्रेन चलता रहेगा पूरे टाइम, वो करनी पड़ेगी। अभी आपने ब्रेन को मौका ही नहीं दिया उतने टाइम तक, आप उसको 1 घंटा पढ़ते हो फिर आप अपना ब्रेक ले लेते हो, तो ब्रेन को आदत ही नहीं है कि 3 घंटे तक कंटिन्यूसली काम करने की, वो भी स्ट्रेस सिचुएशन में टाइम के साथ। तो ये चीज बहुत जरूरी है, टाइम टेस्ट। बच्चे सोचते हैं सर टाइम टेस्ट सिर्फ इसलिए दे रहे ताकि टाइम मैनेजमेंट समझ में आए, वो है, लेकिन मेन चीज तुम भूल जाते हो। मेन है ब्रेन की ट्रेनिंग करना। फिर अपने मॉक के रिजल्ट्स को एनालाइज करो। अब इसमें भी गलती थी, बच्चा कहता है सर मेरे 64 आए, एक मॉक दिया, सेकंड में आ गए सर 70, थर्ड में आ गए 72, थर्ड में आ गए 75। बच्चा कह रहा है सर मैं तो पास हो जाऊंगा। अरे तू एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है बच्चा, सुन, जो बार बार तुम्हारे मार्क्स कट रहे हैं वो तो पता कर, पता पड़े। एक ही चैप्टर में से कटते हैं हर बार, एक ही टॉपिक के क्वेश्चन बार बार गलत होते हैं, तो इसका मतलब वो वीकनेस रह गई है। एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे बच्चों। ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन से क्वेश्चन मेरे से बार बार गलत हो रहे। 4 मॉक में भी अगर 70 का स्कोर बैठ रहा है तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा टॉपिक है ना जो मुझे नहीं आता, तो वो एनालाइज करना जरूरी है। और लास्ट में आपको देखना जरूरी है एग्जामिनर की लेटेस्ट रिपोर्ट्स, 2-3 रिपोर्ट्स देखो, उससे तुम्हें पता पड़ेगा कि लास्ट अटेम्प्ट में जब इस टाइप का क्वेश्चन आया था तो उसके ऊपर एग्जामिनर के क्या कमेंट्स थे। ठीक है साहब, ये उन बच्चों के लिए हो गया जो पहली बार पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब मेरे उन बच्चों के लिए जो वेट कर रहे हैं कि सर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ है, अब हम सेकंड अटेम्प्ट देना चाहते हैं पेपर के लिए, थर्ड अटेम्प्ट देना चाहते हैं, री अटेम्प्ट कर रहे हैं, कैसे प्रिपेयर करें। अब देखो तुम्हारा प्लान तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अलग होगा, तुम्हें पूरा सब्जेक्ट वापस पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें वो जो बड़ा चंक है 25 to 30 डेज का, उसको अपन बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अपने लिए सबसे पहले फेज 1 होगी, जहां पर आपको स्टार्टिंग के 1 to 3 डेज में आपको क्या करना है। अब देखो अपने पास में स्टडी मटेरियल है, मैं मान के चलूं कि आपने एक बार अटेम्प्ट दे दिया, ठीक है, आपके पास में नोट्स है, स्टडी मटेरियल, आपको पता है पेपर स्ट्रक्चर क्या, तो उसमें टाइम वेस्ट मत करना वापस। अब यहां पे सबसे पहले पता करो कि भाई क्या हुआ था, क्या गलती हो गई मेरे से कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाया, सेकंड मेरे अटेम्प्ट लगा। ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। देखो कभी भी ना अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अपन अपने आप से झूठ बोलते भी नहीं। अपने को एक पेपर देके पता होता है कि इस पेपर की परफॉर्मेंस कैसी रही, तैयारी के टाइम पे पता होता है कि अपन ने कैसी तैयारी करी। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है, खुद से झूठ मत बोलना। फिर आइडेंटिफाई करो एरर्स। आप लोगों के लिए मोहित सर ने वीडियो भी रिकॉर्ड करी है, कैसे आप अपने ना एग्जाम की परफॉर्मेंस वगैरह चेक कर सकते हो, तो वहां से आपको हेल्प मिलेगी आइडेंटिफाई करने के लिए एरर्स की। फिर रिविजिट करो सिलेबस की कि भाई क्या सिलेबस था और मैंने कितना पढ़ा था, कितना रह गया था, क्या छोड़ के गया था अगली पिछली बार, सब छोड़ के जाते हैं कुछ ना कुछ, तो वो पता करो। और अब अपना टारगेट निकालो कि भाई किस तरीके से अब मैं आगे प्लान करूंगा, तो वापस एक शेड्यूल बनेगा इस बार नई तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करने का। अब इसमें ना मैं बोलूंगा एक चीज और ऐड करना, अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना। कौन से ऐसे एरियाज थे जिसमें पिछली बार तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, और कौन से ऐसे एरियाज थे जिसमें तुम्हें पिछली बार कॉन्फिडेंस नहीं था, वो आइडेंटिफाई जरूर करना। अब हमारा फेज 2 आएगा। अब यहां पर हम ऑब्वियसली बात है रिवाइज तो करना स्टार्ट करेंगे ही है, वीक एरियाज को स्पेसिफिकली रिव्यू करेंगे टारगेट बेसिस पे, और जो हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज है उनको भी रिवाइज करेंगे। अब यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि तुमने पिछली बार अटेम्प्ट दिया था तो मोटा मोटी सारे टॉपिक्स तुम पढ़ चुके थे, नहीं तो इन 14 डेज 4 to 14 जो नेक्स्ट 10 to 15 डेज है इसको 15 कर देना फिर। ठीक है, 10 की जगह पे यहाँ पे नॉर्मली मैं अभी 10 डेज की बात कर रहा हूँ कि 10 डेज में ये काम हो जाएगा, बट अगर तुम्हें लगता है नहीं तो तुम 15 डेज का टारगेट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 15 डेज में कुछ टॉपिक्स अगर रह गए थे उनको पढ़ लो, और जो पढ़ रखे थे तो जो वीकनेस थी आइडेंटिफाइड उनको अपने रिवाइज करा, एक्टिव लर्निंग को इस बार इंकॉर्पोरेट करा। ठीक है, हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, हमने हमारी मिस्टेक्स को एनालाइज करा, और हमने हमारी स्ट्रेंथ्स को रिव्यू करा। हमने जो जो टॉपिक आते थे उनको और अच्छे से रिवाइज करा, जो नहीं आते थे उनको तो हमें देखना है ही। ठीक है, ये हमारा 15 डेज का, इसमें हमारा कोर्स हो चुका है। अब हमने पहले 1-2 दिन 3 दिन में हमने रिव्यू करा एग्जाम का, ठीक है, देखा कैसे स्टडी प्लान बनाए, कैसे रिविजिट करना है इस पेपर को, और उसके बाद में नेक्स्ट 15 डेज के अंदर, मैक्स 15 डेज के अंदर हमने हमारा पेपर यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। ठीक है सर, अब नेक्स्ट 14-15 डेज जो है वो आपको कैसे स्पेंड करने हैं। अब यहां पर अपना कोर्स हो चुका है, हमें पता है कि पेपर में क्या हुआ था, हमसे क्या मिस्टेक हुई थी। अब नेक्स्ट पेपर में गलती ना हो इसके लिए हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत ज्यादा टाइम देंगे इस पॉइंट के ऊपर, क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। उसके साथ साथ इस बार हम टाइम मैनेजमेंट को भी फोकस करेंगे। और देखो
टेक्निकली अभी हमारे दिन कितने हुए, 45 में से हमने 1 से 3 दिन दे दिया हमारी स्ट्रैटेजी प्लानिंग को। मान लेते हैं 15 डेज चले गए हमारे प्लानिंग को, हमारे रिवीजन वगैरह को लेके, कोर्स में से जो पॉइंट बच गए थे उनको रिवाइज करने के लिए लेकर के। अब टेक्निकली 18 डेज हुए हैं यहाँ पे, तो तुम्हारे पास में एक अच्छा खासा टाइम बाकी है। इस बार हम बहुत पहले एग्जाम की कंडीशंस को सिमुलेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले वो लास्ट के 14 डेज में हो पा रहा था, अब हम बहुत पहले ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हमसे गलती हुई है ना, हम एग्जाम की सिचुएशन में जो हमें याद था शायद वो भी हम भूल गए। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब हम एग्जाम कंडीशंस को बहुत जल्दी क्रिएट करें और दिमाग को हैबिट में डालें कि देखो सेक्शन ए का क्वेश्चन है, आपको इतने टाइम में कंप्लीट करना है, सेक्शन ए पूरा इतने टाइम में कंप्लीट करना है, सेक्शन सी का क्वेश्चन आ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ नॉर्मल भी क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन बैंक में से, तो उस क्वेश्चन बैंक के अंदर कोई भी क्वेश्चन करो, तुम्हें पता है 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसके लिए एक फिक्स टाइम होता है हमारे पास में, उस टाइम में ही उसको सॉल्व करो प्रैक्टिस के टाइम पे, ताकि बार बार दिमाग को वो रीइंफोर्स होकर देखो आपको टाइम मैनेज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद में अपने डिटेल्ड आंसर्स रिव्यूज करो, एनालिसिस करो, फ्रेंड से पूछो, आप हेल्प मांग सकते हो अपने फ्रेंड से कि देख मैंने ये आंसर लिखा है, प्लीज बताओ कैसे। मेंटर से हेल्प मांग सकते हो, ठीक है, डाउट्स में पूछ सकते हो कि सर ये आंसर है क्या, ये आंसर पे मुझे कितने मार्क्स मिल सकते हैं, वो चीज़ें करनी है। और एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस को, एग्जामिनर रिपोर्ट्स को रिव्यू करना है, देखना है कि किस टाइप के आंसर पर एग्जामिनर कितने मार्क्स दे रहा है, क्या ये जो मैंने लिखा है क्या इसके ऊपर मुझे मार्क्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, कॉमन मिस्टेक्स, क्योंकि मेरे पास टाइम है इस बार, तो मैं ये काम जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ के बाद में अब हमारे पास में हमारी फेज 4 आती है, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट 10 डेज के अंदर अब आपको क्या करना है, यहां पर अब आपको मॉक्स देने हैं। बहुत जल्दी आ रहे हैं इस बार अपन, क्योंकि टाइम था ना हमारे पास में, हमने टाइम बचाया पढ़ाई का, ठीक है, हमने मॉक्स दिए, हमने हमारी परफॉर्मेंस देखी, देखा कि क्या वीकनेसेस हैं, अभी भी क्या रह गई है, ठीक है। आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो, अगली बार सेकंड टाइम पढ़ रहे हो, आपने क्वेश्चंस की फिर से प्रैक्टिस करी, इंपॉर्टेंट एरियाज को फिर से रिवाइज कराए, वीक एरियाज को रिवाइज कराए, फिर भी मिस्टेक रह रही है, तो चेक करो कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हैं ये वो मिस्टेक्स है जो तुम एग्जाम में करके आए थे और अब आगे भी कर सकते हो, तो इनको अभी आइडेंटिफाई करने का बहुत जरूरी है, क्योंकि अब 15 दिन जो बचे हुए हैं ना हमारे पास में, उनमें हम इनको क्लियर कर सकते हैं, 10 दिन जो बचे हुए हैं उनमें हम इनको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। रिविजन करना है टारगेटेड, अपनी रिपोर्ट्स को रिव्यू करना है और हमारी टेक्निक्स को रिफाइन करना है। बच्चे ना ये मिस्टेक कर लेते हैं, सर टेक्निक्स कैसी, क्यों, टाइम बेसिस पे आंसर लिखना, आंसर का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड प्रेजेंटेशन है क्या मैं उसमें काम कर रहा हूँ, एक्सेल का मैं सही से यूज कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, उन चीज़ों पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है साहब। और लास्ट जो हमारे 5 दिन हमारे पास में लास्ट में बचेंगे, उनके लिए अब हम क्या करें सर, तो यहाँ पर अब हमारे नोट्स को रिव्यू करेंगे। कुछ अगर बच गए हैं आपके पास में, आपको लगता है कुछ चैलेंजिंग एरियाज बच रहे हैं, तो उनको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। जो कॉमन क्वेश्चंस हैं आपको लगता है कि बार बार आते रहते हैं, उनको आप रिविजिट कर सकते हो पास पेपर्स में देख करके कि सर ये क्वेश्चन तो बार बार आता रहता है, तो उनको रिविजिट कर सकते हैं, ठीक है। अपने एग्जाम डे को प्लान करना दिमाग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं कि मैं भी जब भी कोई नया काम कर रहा होता हूं ना, मैं हमेशा ना दिमाग में सोचता हूं कि अच्छा ये काम कैसे होगा, ठीक है। मैं दिमाग में उस चीज को एक बार पहले रिप्ले, मतलब क्या फॉरवर्ड प्ले कर लेता हूं कि हाँ भाई अगर ये चीज होगी तो मेरे हिसाब से कैसी होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसका एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो मैं अपने दिमाग में एग्जाम डे पूरा इमेजिन करूँ कि अच्छा मैं घर से, जो लोग सेंटर बेस्ड पेपर देने जा रहे हैं तो सोचोगे कि भाई मैं मेरी होटल में गया, मैंने होटल से निकला, मैंने क्या करी, कैब करी, क्या करी, क्या मिल सकती है वो देख लिया, पहले ही देख लिया, ठीक है। क्योंकि ऐसे सोचने पर तुम्हें पता पड़ता है। कितनी बार ये भी छोटी छोटी मिस्टेक होती है, बच्चे कहते हैं सर एग्जाम देने गए थे लेकिन हम तो पहले ही नर्वस हो गए, क्यों सर एग्जाम सेंटर नहीं मिला, अब सर एग्जाम में ना पहुंचते पहुंचते लास्ट के 5 मिनट बचे थे तो हम तो हाफते हाफते पहुंचे, नर्वस हो गए, एग्जाम में स्टार्टिंग में ही कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि वो पहले से प्री प्लान्ड नहीं था। काफी बच्चे कहते हैं सर एग्जाम सेंटर पे ना, हम कितनी बार बच्चे करते हैं ऐसा, ट्रैवल टाइम वगैरह को ना इंक्लूड नहीं करते चीज़ों को कि सर कितना ट्रैवलिंग टाइम लग सकता है। कितने बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम जैसे दिन का शिफ्ट का है 11-12 बजे का, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंचने की कोशिश करते हैं अपने सेंटर्स वाले शहर पे, जो लोग शहर टू शहर, सिटी टू सिटी ट्रैवल कर रहे हैं, इंटर सिटी अगर ट्रैवल कर रहे हो आप, तो उस केस में वो सोचते हैं कि चलो मैं सुबह 6-7 बजे पहुंच जाऊंगा बस स्टैंड, वहां से किसी होटल में चेकिंग करूंगा, चेंज वेंज करके और फिर एग्जाम सेंटर पहुंचूंगा। मान लो बस डिले हो गई तो कुछ भी हो गया, अपने एग्जाम डे को दिमाग में इमेजिन करो कि क्या हो सकता है, उससे तुम्हें ना ये चीजें पता पड़ेगी, अच्छा ये हो गया तो क्या हो जाएगा, ये होगा तो क्या होगा। आप पहले से अपनी कंटिजेंसीज के लिए प्लान करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बहुत मतलब ये माइन्यूट चीजें हैं बच्चों, जो एडजस्टमेंट करके हम सक्सेस पा सकते हैं। और फिर आपको चेक करना है, इंश्योर करना है आप प्रॉपर रेस्ट लेके जा रहे हो, क्योंकि हम स्ट्रेस में हैं अभी, हमारा अटेम्प्ट लग चुका है, हम बहुत स्ट्रेस में, हमने बहुत स्ट्रेस लिया है। लास्ट के जो भी आपके 5-7 दिन बच रहे हैं उनमें आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, स्लीप साइकिल को करो। और मैं कहूँगा एक इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे ना जो लोग दिन का अटेम्प्ट दे रहे हैं, मेक श्योर करना है एग्जाम से 1 महीने पहले दिन को सोना बंद कर देना। तुम क्या करते हो ना,
एग्जाम के 2-3 दिन पहले तक तो जब तक तुम घर पे हो तब तक तुम क्या करोगे, रोज दिन को जो तुम्हारे फिक्स टाइम है उसमें तुम सो जाओगे, और तुम्हारा एग्जाम मान लो 1 से 4, 2 से 5 ऐसी शिफ्ट में चल रहा है। उस टाइम पे तुम्हें आदत क्या है, सोने की, दिमाग को क्या हैबिट है, सोने की, और तुम वहां पे जाके एग्जाम में बोलते हो दिमाग को, ले अब तू 3 घंटे के लिए ऑन हो जाए एकदम से। वो बोलेगा 1 सेकंड, मेरे को तुमने 3 महीने से इस टाइम पे सोने को बोला था, तो मैं तो उस हिसाब से हैबिट बना के बैठा हूं, तो वो उस टाइम पे सो रहा है और अपन उसको कह रहे जागो, और हमें झपके आ रहे हैं। बच्चे कह रहे सर नींद आने लग जाती है, एग्जाम में दिन का टाइम था, क्या करे सर, स्लॉट ही नहीं मिला मॉर्निंग का। कितने बच्चों को मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत नहीं है और वो मॉर्निंग का स्लॉट ले लेते हैं। ये चीजों को भी फैक्टरिंग करना पड़ता है बच्चों, ये चीजें भी बच्चे नहीं करते दिमाग में कि यार सर क्या है, दिमाग है, हम तो हमें लगता है कि क्या है, वो बोलेंगे स्विच ऑन हो जाएगा, कैसे होगा। ह्यूमन इज अ क्रिएचर ऑफ इट्स हैबिट, ध्यान रखना बच्चों, तो हैबिट सुधारनी पड़ेगी। ठीक है जी, लास्ट में आते हैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स के ऊपर बात करते हैं। सर क्या और चीजें हैं, तो देखो आपको मेक श्योर करना है कि आप एक इनफ स्लीप साइकिल मेंटेन करो। अभी स्पेशली वो बच्चे जिनका अटेम्प्ट लगा है, सीक सपोर्ट, दोस्तों से बात करो, मेंटर से बात करो, प्रॉपर लोगों से बात करो जिनको लगता है कि उनकी एडवाइस तुम्हारे काम आ सकती है। जो पास हुए उनसे भी पूछो कि यार तूने ऐसा क्या करा, आपके फ्रेंड से पूछो यार तूने ऐसा क्या पढ़ाई करी जो मैंने नहीं करी। दूसरों से बात करो, गोल सेट करो, लेकिन रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए। प्लान के अंदर देखो कि कितने टाइम में क्या पढ़ सकते हो। ऐसे नहीं कि मैंने कहा कि 25 से 30 दिन में पढ़ाई करनी है और बच्चा कह रहा है कि सर मैं तो 20 दिन में ही कर लूंगा। गोल शुड बी रियलिस्टिक। शॉर्ट ब्रेक्स को प्रायोरिटाइज करना, कि शॉर्ट ब्रेक्स को, लॉन्ग ब्रेक मत ले लेना। ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड स्किल है, बट पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत जरूरी होता है बच्चों। नेगेटिव सोचते तो नेगेटिव होता है फिर अपने साथ में। ठीक है, अपनी फिजिकल वेलबींग का भी ध्यान रखना। बच्चे स्ट्रेस में आकर के ज्यादा पढ़ाई करके ना स्ट्रेस लेके बीमार हो जाते हैं कितनी बार। बच्चे कहते हैं इतनी पढ़ाई कर ले कि हम बीमारी हो गए, ऐसा मत करना बच्चों। ठीक है, और ऑर्गेनाइज रहना है। ठीक है, एग्जाम के टाइम पे भी, एग्जाम से पहले भी, पढ़ते टाइम पे भी, ये हैबिट्स हैं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ में मैंने आपको एक 45 डेज का स्टडी प्लान जरूर डिस्कस करा आपके साथ में, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, जो नए बच्चे हैं जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं और वो बच्चे जो री अटेम्प्ट दे रहे हैं। अब क्योंकि पीडब्ल्यू है और निमेश सर आए तो कुछ तो नया लाना पड़ेगा ना, तो बच्चों आपके लिए एक एक्स्ट्रा में बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, ACCA के कोर्सेज में पीडब्ल्यू आपको डिस्काउंट्स ऑफर कर रहा है। मैंने आपको डिस्काउंट्स की लिस्ट यहाँ पर दे दी है। अगर आप स्किल लेवल के बैचेस को भी अगर सब्सक्राइब करते हो तो जो रेगुलर प्राइस है उसमें आपको 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आप प्रोफेशनल लेवल के बैचेस पे जा रहे हो तो प्रोफेशनल लेवल के बैचेस में आपको भी 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप कॉम्बो बैचेस में जा रहे हो तो और भी बेटर डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे। अगर आप फुल स्किल का कोर्स कॉम्बो लेते हो तो आपको वहाँ पे 22 की जगह सिर्फ 18,700 पे करने हैं अभी यहाँ पे। अगर आप एग्जाम्शन ले रहे हो, 5 एग्जाम्शंस हैं, आप बीकॉम के बेसिस पे एग्जाम्शन ले चुके हो और फिर आप ACCA के लिए एनरोल कर रहे हो बचे हुए पेपर्स के लिए, उस बैच में भी आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है 4500 का। आप अगर फुल कॉम्बो लेते हो स्किल प्लस प्रोफेशनल का तो उसमें भी बहुत अच्छा आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आपको सिर्फ 29,750 पे करना है। और अगर आप यहाँ पे फुल कॉम्बो ले रहे हो जिसमें अगर आप स्किल प्लस प्रोफेशनल वाला ले रहे हो कॉम्बो तो उसमें आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है। और अगर आप पूरे कोर्स का नॉलेज, स्किल और प्रोफेशनल तीनों का कॉम्बो ले रहे हो तो उस केस में भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये डिस्काउंट्स कुछ ही दिनों के लिए हैं बच्चों, इनको अवेल करो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच बच्चों। ठीक है, आज की वीडियो में ही रुकते हैं और मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में फ्यूचर में। थैंक यू सो मच।